दे रही है? हाँ जी। हाँ, शुक्रिया मैम। नमस्कार, मैं रचना कसाना, विभाग अध्यक्ष जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद, आप सभी का एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में स्वागत करती हूँ, जिसका विषय है हिंदी अखबारों में भाषा का गिरता स्तर। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है कवि आलोचक प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कार्यरत है। सर, आपका हम इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं अपनी कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैम आप हमें निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। और साथ ही साथ सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करती हूँ। और सर, मैं आपको बता दूँ, इस वेबिनार में तकरीबन 10-12 राज्यों से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अब मैं अपनी प्राचार्य सविता भगत जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है रचना जी? जी जी मैम, प्लीज। नमस्कार बहुत बहुत सबको। और मैं बहुत मुबारक देना चाहती हूँ पहले तो रचना जी को और हिंदी विभाग को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का, इस नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है। और मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ चंद्रदेव यादव जी का, प्रोफेसर चंद्रदेव जी का, जिन्होंने आज हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक विषय जो चुना है बीजीएमसी डिपार्टमेंट ने हिंदी विभाग के साथ मिलके, कि हिंदी के अखबारों में भाषा का गिरता हुआ स्तर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम। तो चंद्रदेव यादव जी का, मैं प्रोफेसर साहब का थोड़ा सा परिचय जो मुझे मिला है रचना जी से, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। 1962 में गाजीपुर के विक्रमपुर गांव में जन्मे चंद्रदेव यादव जी ने अपनी पढ़ाई जो है वो वाराणसी में 1985 में हिंदी साहित्य में एमए करके पूरी की। और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से 1995 में अपनी पीएचडी भी की। लेखक हैं, कवि हैं, आलोचनात्मक लेखन लिखते हैं, पत्रकारिता में भी इनकी रुचि है और पत्रकारिता में 2 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी तथा भोजपुरी भाषा में इन्होंने साहित्य से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों में रुचि रखी है और भागीदारी दी है। रेडियो और टीवी से काव्य पाठ तथा साक्षात्कार परिचर्चा पर कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी रही है। और ये अफ्रीका जर्नल के हिंदी संस्करण का इन्होंने 1993 से 95 के दौरान साहित्य संपादन किया है। बहुत तरह तरह का इनका एक्सपीरियंस है, तरह तरह का इनके पास नॉलेज है, पत्रकारिता से रिलेटेड भी, भोजपुरी भाषा से रिलेटेड भी, हिंदी से संबंधित भी। तो ये जो आज का कार्यक्रम भी है हमारा, जो रचना जी ने और श्वेता मैम ने और ममता जी ने हिंदी के विभाग के लोगों ने मिलके किया है, ये सर आपको पता है कि पूरा सप्ताह मना रहे हैं, हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 14 तारीख से इन्होंने शुरुआत की कवि सम्मेलन से। तो हिंदी सबको पता है हमारी मातृभाषा भी है, लगभग 50% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं और हिंदी हमारी राजकाज की भाषा भी है। तो ये बहुत एक मैं जो सोचती हूँ और मैं जो समझती हूँ कि ये भाषा जो है हमारी, वो संस्कृति का एक दर्पण होती है, हमारे संस्कारों का दर्पण होती है। हम ज्यादा बहुत आसानी से फील करते हैं और आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं हिंदी के द्वारा अपनी मातृभाषा में। लेकिन जब से हम देख रहे हैं उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, जब से ये व्यापारीकरण का ज्यादा दौर शुरू हुआ, निजीकरण का दौर शुरू हुआ, तब से भाषा के लेवल में, आम जिंदगी में भी हमारी थोड़ी गिरावट आई है। हम अपनी भाषा में भी देखते हैं कि बहुत सारा जो हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स हो गई है और हम कोई भी बात शुद्ध भाषा में नहीं कह पाते। मैं अभी भी, आजकल दाखिला का टाइम चल रहा है, एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो मैं बच्चों को देखती हूँ, 12वीं पास कर ली है। हम पहले कहते थे कि बच्चा एप्लीकेशन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदी में भी नहीं लिख पा रहा। तो 12वीं करने के बाद भी बच्चे के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो हिंदी में अपने दाखिले के लिए या किसी चीज के लिए, उसे फीस माफी लेनी है या कोई भी चीज करनी है, उसके लिए भी वो ठीक से नहीं लिख पा रहा। तो भाषा का हमारा स्तर
बोलने चालने में भी और लिखने में भी मैं देख रही हूँ कि काफी कमतर होता जा रहा है। अखबारों की जो पहुंच है वो बहुत बढ़ गई है। अखबार कभी किसी जमाने में राष्ट्रीय स्तर पर ही होते थे और राष्ट्रीय स्तर की बात ही होती थी। राष्ट्रीय स्तर से वो फिर क्षेत्रीय स्तर पर आए और क्षेत्रीय स्तर से रचना मैडम मेरे साथ एग्री करेंगी और सर भी एग्री करेंगे कि लोकल लेवल के अखबार आजकल बहुत आते हैं और स्पेशली हिंदी में तो बहुत निकलते हैं। तो उन अखबारों में पत्रकारिता का जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत तरीकों से, कंटेंट की बात करें तो भी क्योंकि वो सारा जो मार्केट का फोर्सेस, मार्केट की ताकतें ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और कमर्शियल सारा ज्यादा व्यापारीकरण हो गया है, उसका असर जो है भाषा पे भी आया है, पत्रकारिता पे भी आया है, गिरावट बहुत आई है, हम सब इससे जानते हैं। और मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आज का हमारा एक्सपर्ट लेक्चर इसी विषय के ऊपर है और सर से हम खुद भी रोशनी लेना चाहेंगे कि सर क्या महसूस करते हैं और सर की बारे में क्या उनकी रिसर्च रही है, उन्होंने क्या अनुसंधान किया और क्या इस बात में वो जानते हैं और क्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और इस जो गिरते हुए स्तर को कैसे हम रोक सकते हैं और इसके क्या दुष्प्रभाव और क्या बुरे प्रभाव समाज पे भी पड़ते हैं, ये हम सर से सुनना चाहेंगे आज। मैं एक बार फिर से बहुत अभिनंदन, बहुत अभिवादन सर का करती हूँ। और मैं, हम तो जामिया के बहुत पास बैठे हुए हैं फरीदाबाद में, तो आज तो क्योंकि अभी कोविड से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं तो हमने हिम्मत नहीं कही है कि सर को हम ऑफलाइन बुला सके, लेकिन अगली बार जब भी हम ये ऐसा कोई कार्यक्रम करें और ज्यादा लोग इसको सुने और ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों, उसके लिए मैं सर से अनुरोध करूंगी, रचना मैडम से भी कहूंगी कि अगली बार हम सर को जरूर आमंत्रण दें और कॉलेज के कैंपस में बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सबको, बहुत बहुत शुभाशीष जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। मुझे पता है कि सबको आज इस प्रोग्राम का बहुत फायदा होने वाला है, इस वेबिनार से वो बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया मैम। हिंदी वह गुल्लक है जिसमें अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के अनावश्यक रूप से भरा जा रहा है। सर द्वारा रचित इन पंक्तियों से ही इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सर से मैं इसके साथ ही गुजारिश करूंगी कि वो हमारा और हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें। सर। प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं प्रिंसिपल साहिबा को सुन रहा था, डॉक्टर सविता भगत जी को, बहुत ही अच्छी बोल रही थी और बहुत ही तथ्यात्मक बातें कर रही थी। लगभग उसी तरह की सोच हमारी भी है, हम जैसे लोगों की है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी है कि डीएवी सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद द्वारा जो आयोजित ये राजभाषा सप्ताह समारोह है, इसके अंतर्गत जो विषय दिया गया है समाचार पत्रों में, भाषा का गिरता स्तर, और इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं स्पेशली प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर रचना कसाना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात यहाँ पर आपके जो अपने व्यूअर्स हैं, आपके अपने जो विद्यार्थी हैं और दूसरे लोग हैं, उनके बीच रखने का अवसर दिया। मैं इसके साथ जो इस कॉलेज के और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए और भी साथी हैं, अध्यापक, अध्यापिकाएं और विद्यार्थी, और जो इसको देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और मैं अपनी बात फिर शुरू करता हूं। अभी अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये डीएवी कॉलेज में ये पहला अवसर नहीं है, मैं एक बार फिजिकली वहां पर जा करके अपनी बात कह चुका हूं और काफी अच्छा लगा था मुझे भी मिल करके वहां सबसे, और मुझे सुन करके भी वहां पर लोगों ने मुझे सराहा था। तो खैर, प्रिंसिपल साहिबा जो कह रही है कि कोविड का भी समय है और हम अवॉइड कर रहे हैं, सभी लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो आपदा में अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना,
तो ये आपदा में हमने एक अवसर तलाश लिया है और इसका सबसे बड़ा, हम जिसकी आलोचना करने जा रहे हैं उसी का हम फायदा भी ले रहे हैं। जी हम उसी मीडिया और तकनीक से लाभान्वित भी हो रहे हैं और वही मीडिया और तकनीक हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये अभी एक जो चिंता व्यक्त की थी डॉक्टर सविता भगत जी ने कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या निदान है ना? तो ये तो हम जैसे लोगों, जो हम तो टीका टिप्पणी करने वाले हैं, जब तक कुछ लिख देते हैं और अपनी बात रख देते हैं। हालांकि मेरी एक किताब है, मैंने एक डिक्शनरी तैयार की है शब्द बोध नाम से, ये है। इसमें मैंने मीडिया में प्रयुक्त अशुद्ध और असंगत शब्दों का कलेक्शन किया है, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। तब सोशल मीडिया का उतना बोलबाला नहीं था, लेकिन इधर बहुत बढ़ गया और सोशल मीडिया की हिंदी और उसमें प्रयुक्त शब्दों को अगर कलेक्ट करने लगे, उसका संचय करने लगे, संकलन करने लगे, तो बहुत मोटी किताब बन जाएगी। तो उसमें हर तरह के लोग हैं, कम से कम पढ़े लिखे लोग भी और बहुत पढ़े लिखे लोग भी, है ना, समझदार लोग भी, नासमझ लोग भी, सभी अपनी बात को कहते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं और उसी हिसाब से अपने लिए भाषा चुनते हैं, उस भाषा का व्यवहार करते हैं। तो वह भाषा, सोशल मीडिया की भाषा बिल्कुल अलग, इतना खिचड़ी हो गई है, इतना अपरिपक्व है कि और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं कि जिससे हमें बचना चाहिए, लेकिन हम किसी बात पर किसी से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और हम गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें थोड़ा सा, जब हम किसी सामाजिक मंच पर होते हैं तो हमें कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए। मुझे बहुत पहले पढ़ा हुआ एक निबंध याद आ रहा है, सरदार पूर्ण सिंह का, आप सबने पढ़ा होगा, आचरण की सभ्यता। तो आचरण की वो सभ्यता हमारे अंदर, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत सभ्य हो चुके हैं, तो वो झलकनी चाहिए व्यवहार से, भाषा से। व्यवहार क्या है? वो भाषा से प्रकट होता है, हाव भाव से प्रकट होता है। तो खैर हमें सभ्य होना चाहिए और उसी तरह से व्यवहार। मैं तो कहता हूं कि आदमी जो लिखता है या वो जो बोलता है, तो अपने लिखने और बोलने में वह वैसा दिखता है। आप जैसा बोलेंगे, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व उसमें झलकेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे तो आपको कोई कहे अरे बड़े अच्छे आदमी है, बड़े उदार है, बड़े सहनशील है। नहीं, आप किसी को थप्पड़ मारेंगे और गाली देंगे तो वो आपको उदार और सहनशील और नहीं कहेगा, आपको उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेगा। खैर, रचना जी ने अभी मैंने शिक्षक दिवस पर ये पंक्तियां लगाई थी कि हिंदी वह गुल्लक है जिसमें अंग्रेजी के सर्वाधिक अंग्रेजी के अब दूसरी भाषाओं के शब्दों को अनावश्यक रूप से भरा जा रहा है। इस बात में दोहराव है और मैं कहना चाहूंगा कि आज ही नहीं भरा जा रहा है, दूसरी भाषाओं के शब्दों को बहुत पहले से भरा जा रहा है। हिंदी कोई ऐसी शुद्ध भाषा नहीं है कि हम कह सकें कि अभी अभी उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद मध्यकाल से लेकर के अब तक हजारों शब्द हिंदी में आए हैं। एक किसी ने अभी एक पोस्ट लिखा था, उसमें बताया था कि अंग्रेजी में मूलतः 10,000 शब्द थे और वो बढ़ते 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 अब 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मैं एक्चुअल फिगर नहीं याद कर पा रहा हूं। और इसी तरह से बताया कि हिंदी में 20,000 शब्द थे, अंग्रेजी से 10,000 ठीक ज्यादा, 2 गुना ज्यादा, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ करके 2 लाख से ज्यादा हो गई, 2.5 लाख हो गई। यानी
इशारा यह था कि अंग्रेजी हिंदी में दूसरी भाषाओं के इतने अधिक शब्द आ गए हैं कि आज हम उस पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का या अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण हो रहा है और इंग्लिश की बात न करें, यह ठीक नहीं है। क्योंकि हिंदी में पहले जो शब्द आए वे हिंदी के होकर के रह गए। हिंदी ने उसे इस तरह से आत्मसात कर लिया कि वे शब्द अब लगते ही नहीं है कि वे विदेशी हैं, विदेशी भाषाओं के हैं। रिक्शा शब्द अंग्रेजी के जरिए आया, लेकिन अंग्रेजी का नहीं है, जापानी है। लालटेन आई, लैंप आया, वॉशिंग मशीन आई, अब इधर इधर ये नए नए शब्द है। वॉशिंग मशीन है और फ्रिज है, कूलर है, एसी है और तमाम चीजें ये इधर की हिंदी में ये शब्द आए हैं, जुड़े हैं और हम इसी रूप में इसे बरत रहे हैं। तो अनावश्यक, जब मैं कह रहा हूं कि अनावश्यक रूप से भरा जा रहा है, तो हिंदी के शब्दों को, हिंदी के प्रचलित शब्दों को छोड़ करके, उनको तरजीह दे करके दूसरी भाषाओं के शब्दों को लाने का मकसद क्या है? अगर हम नदी का इस्तेमाल न करके दरिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम राजनीति न कर करके सियासत या राजनीतिक की जगह सियासी का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम आरंभ और प्रारंभ कठिन लगे और उसकी जगह आगाज का प्रयोग करते हैं, शुरुआत भी छोड़ देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हम अगर झपटमार की जगह स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं, पॉकेटमार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चोर, उचक्का, डाकू, लुटेरा का इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह दूसरी भाषाओं का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या ये शब्द हिंदी में अब प्रचलन में नहीं रहे? क्या इन शब्दों को लोग नहीं जानते? क्या वजह है? तो हिंदी के प्रचलित शब्दों को छोड़ करके उनकी जगह दूसरी भाषाओं के, खास तौर से अंग्रेजी के शब्दों को या अरबी और फारसी के बहुत सारे हजारों शब्द हिंदी में घुले मिले हुए हैं। मैं उससे परहेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन शब्दों की जगह कठिन शब्दों का विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना असंगत है। मैं इनको अनावश्यक कह रहा हूं। मैं शुद्धतावादी नहीं हूं। हिंदी एक मिश्रित भाषा रही है, आज भी है। उसमें अधिक से अधिक शब्दों का समावेश होता रहे, यह जरूरी है। कोई भी भाषा तभी जीवंत रह सकती है जब वह अपने को समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलती रहे। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। दो शब्द बहुत खुल करके 90वें दशक से इस्तेमाल किए जाने लगे थे। वे शब्द थे विरोध के अर्थ में खिलाफत और स्पष्टीकरण या रहस्योद्घाटन के संदर्भ में खुलासा। दोनों शब्दों का प्रयोग गलत हो रहा था। मैंने बहुत सा कई लेखों में इसका जिक्र किया, कई जगहों पर इसका जिक्र किया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं, प्रिंट मीडिया में भी हैं, विज्ञापन में भी है, तरह जगह जगह है। तो मैंने उनको बताया कि आप लोग इन शब्दों पर विशेष रूप से गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि जो खिलाफत है, विरोध उसका अर्थ है ही नहीं। खिलाफत दरअसल खलीफा से बना है। खलीफा यानी नेतृत्व करने वाला। तो जो अगुआ होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, वो खलीफा होता है। तो खिलाफत उसी से बना, नेतृत्व। इसका अर्थ विरोध नहीं होता। विरोध के अर्थ के लिए जो वहां शब्द है उसे मुखालफत कहते हैं। मुखालफत। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि इस शब्द का प्रयोग धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन खुलासा का
अभी भी प्रयोग हो रहा है। खुलासा का मतलब होता है किसी बात को संक्षेप में कहना, समराइज करके कहना। कोई व्यक्ति बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहा हो, बहुत विस्तार से कोई बात कह रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि आप इसको समराइज कर दीजिए, यानी खुलासा कर दीजिए। अब बड़ी मजेदार बात है कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बड़ी मजेदार बात यह कि हिंदी के कुछ बड़े आलोचक भी खुलासा का प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं जिस अर्थ में मीडिया के लोग करते हैं, मीडिया कर्मी करते हैं। यह ठीक नहीं है। इस तरह के तमाम शब्द हैं। मैं अभी जैसे कुछ शब्दों के बारे में बता रहा था कि ये नए नए हैं। इन नए शब्दों को, तो जो शब्द हिंदी का विस्तार हुआ है, निस्संदेह हुआ है, और मीडिया के जरिए हुआ है। मीडिया में यानी समाचार चैनलों की वजह से, मनोरंजन परक चैनलों की वजह से, और ये जो डॉक्यूमेंट्री वाली फिल्में हैं, इंफोटेनमेंट वाली, एक नया शब्द बनाया गया इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन को जोड़ करके इंफोटेनमेंट। तो इस तरह के जो जैसे डिस्कवरी है या नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, इन पर जो डब करके जो प्रोग्राम, हिंदी में डब करके जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, वो दुनिया भर में उनकी पहुंच होती है। इसी तरह से हिंदी फिल्मों की भी पहुंच दुनिया के तमाम देशों में होती है। तो निस्संदेह इन संचार माध्यमों ने, मीडिया की वजह से हिंदी का विस्तार हुआ है। वह विस्तार उतना साहित्यिक लेखन के जरिए नहीं हुआ जितना कि मीडिया के जरिए हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी विस्तार के साथ हिंदी का स्वरूप भी बदला। तो वो जो हिंदी है, वह हिंदी कैसी है, इस पर हम गौर कर रहे हैं। यह हिंदी जानबूझ करके बदली गई हिंदी है। 1990 के आसपास बीबीसी ने एक वर्कशॉप की थी, मीडिया की हिंदी, इस विषय पर। तो बीबीसी की कुछ पत्रकार थे, कुछ दूसरे भारत के दूसरे अखबारों और चैनलों के पत्रकार थे, और उसमें जुड़े हुए थे अचला शर्मा, डॉक्टर अचला शर्मा, और प्रोफेसर सुधीश पचौरी, जो मीडिया क्रिटिक के रूप में मशहूर है और एक आलोचक के रूप में उनके कॉलम आते रहते हैं अखबारों में। तो सुधीश पचौरी और अचला शर्मा ने उस पूरी कार्यवाही को उसी बतकही शैली में नोट करके छपवाया है। राजकमल से वो किताब बहुत पहले छपी हुई है, उसी 95 के आसपास। उसका नाम है मीडिया की हिंदी। उसमें बताया गया है कि आज, यानी 20वीं शताब्दी के आखिरी दौर में, हिंदी बोलने वाले भी दूर दराज के लोग, दूर गंवई गांव के लोग, अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग भी मम्मी पापा जैसे शब्दों का को समझने लगे हैं। उनके बच्चे अब माँ, अम्मा की जगह मम्मी, और बाबा, दादा, ताऊ, बाबा और बाबू और पिता की जगह पापा का इस्तेमाल करने लगे हैं, और लोग समझने लगे हैं। इसलिए मीडिया में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे परहेज नहीं करना चाहिए। यहां से भाषा के सरलीकरण के नाम पर हिंदी के स्वरूप को बदला जाने लगा। कहा गया कि यह जो हिंदी है, अभी तक पत्रकारिता की जो हिंदी है, वह
साहित्यिक हिंदी या शास्त्रीय हिंदी रही है। यानी 1990 के आसपास जिस हिंदी का प्रयोग पत्रकारिता के लिए किया जा रहा था, उसे कहा गया कि वो साहित्यिक हिंदी है, उसी को कहा गया कि शास्त्रीय हिंदी है, यह पत्रकारिता की हिंदी नहीं है। और मैं बता दूं, और आप सभी लोग में बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई थी, उस समय इस पत्रकारिता को पल्लवित पुष्पित किन लोगों ने किया? साहित्यकारों ने किया। हिंदी के पहले अखबार के जो संपादक और प्रकाशक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड निकाला था। उस उदंत मार्तंड के संपादक और प्रकाशक बेशक लेखक या साहित्यकार नहीं थे, लेकिन इसके बाद बनारस से जो पहला पत्र निकला, बनारस अखबार, पयामे आजादी, आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त वगैरह वगैरह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद वगैरह वगैरह, सारे साहित्यकार पत्रकारिता को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई। तो हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य की भाषा में खास तौर से कोई ज्यादा अंतर नहीं था। ध्यान दीजिए कि जिस दौर में छायावाद में एक अलग तरह की भाषा, साहित्य की भाषा थी, उस समय भी पत्र पत्रिकाओं की भाषा वह छायावादी भाषा नहीं थी, बल्कि वह भाषा थी जो लगभग वह भाषा थी जो जिसे प्रेमचंद इस्तेमाल कर रहे थे अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में, जिसे शिवपूजन सहाय इस्तेमाल कर रहे थे। तो वह हिंदी पत्रकारिता की भी हिंदी रही, वह सामान्य हिंदी पत्रकारिता में भी इस्तेमाल हो रही थी और साहित्य में भी इस्तेमाल हो रही थी। और लंबे समय तक, आजादी के बाद तक, चाहे रघुवीर सहाय हो, चाहे विद्यानिवास मिश्र हो, चाहे मृणाल पांडे हो या कोई और हो, इन सबने उसी, जिसे कहा गया कि साहित्यिक हिंदी है, उसी हिंदी का इस्तेमाल किया और उस हिंदी को सब लोग समझते थे। क्या उस दौर के लोग अखबार पढ़ते हुए यह महसूस करते थे कि ये साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं या हम समाचार न पढ़ करके कहानी पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं था। उस भाषा में छपी हुई रिपोर्ट को, उस भाषा में दी जा रही सूचना को सभी लोग पूरी तरह समझ रहे थे। सूचना वही है, संचार माध्यमों द्वारा दी जा रही सूचना की भाषा इस तरह की होनी चाहिए जिसे एक बार में पढ़ने या सुनने में उसे समझ लिया जाए। अगर कहीं ठहर कर, किसी शब्द पर ठहर करके सोचना पड़े कि इसका अर्थ क्या है, शब्दकोश देखना पड़े कि इसका अर्थ क्या है, किसी से पूछना पड़े कि इसका अर्थ क्या है, वहां समझ लीजिए कि मीडिया की भाषा में कहीं कोई कमी है। वह संप्रेषणीय नहीं है, वह भाषा संप्रेषणीय नहीं है। तो संप्रेषणीयता के लिए हमें आसान भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। मीडिया में इसी तरह की भाषा की इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। लेकिन इसी तर्क पर 1990 के बाद हिंदी भाषा को बदला जाने लगा और जो स्वरूप बना वो हम सबके सामने है, जो बाद में एक टर्म आया हिंग्लिश। एक और मजेदार बात बताता हूं, मेरे विभाग में दो लोग, रचनाकार तो बहुत हैं, लेकिन तीन लोग काफी मशहूर हैं। प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह, उनका मशहूर उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। प्रोफेसर असगर वजाहत, उपन्यास भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखी हैं, नाटक, बेसिकली नाटक के लिए जाने जाते थे। उनका एक मशहूर नाटक है भारत विभाजन पर, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं। और एक और नाम बताता हूँ, फरीदाबाद से और नजदीक ही है, तो मैं तो थोड़ा दूर हूँ, सरिता बिहार में रहते हैं, प्रोफेसर अशोक चक्रधर। तो अशोक चक्रधर और असगर वजाह साहब की दो बातों की ओर मैं ध्यान दिला रहा हूं। असगर वजाह साहब ने एक अभियान चलाया था कि हम हिंदी को रोमन में लिखें।
और उन्होंने राजकमल प्रकाशन से बात की कर ली थी और किताबें भी तैयार हो रही थी। मैंने पूछा असगर वजाहत साहब से कि आखिर देवनागरी लिपि क्या इतनी अक्षम है कि हम हिंदी को रोमन में लिखेंगे। अब रोमन में जिस तरह से हिंदी लिखी जाती है आप लोग समझ रहे हैं कि उसको पढ़ना मुश्किल होता है। और आज तो सोशल मीडिया पर हाय को एच लिख देते हैं, है ना, हाय को एच एल लिख देते हैं और इस तरह से इतना संक्षेपीकरण हो गया है कि अगर अगर भाषा में आपकी ठीक से गति न हो तो आप उस मजमून को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इस मैसेज में, इस संदेश में कहा क्या गया है। तो असगर वजाहत साहब ने कहा कि इस रोमन लिपि में हिंदी को लिखे जाने से ये फायदा होगा कि विदेश में बसे लोग, रह रहे लोग रोमन हिंदी में हिंदी को आसानी से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। मैंने कहा कि क्या यह जरूरी है कि विदेशियों की आसानी के लिए, विदेशियों की सुविधा के लिए हम अपनी भाषा को बिगाड़ें, हम अपनी लिपि को खत्म कर दें? खैर, उसकी बड़ी आलोचना हुई, दूसरे लोगों ने भी आलोचना की और वो जो अभियान था ना वो ठंडा पड़ गया। दूसरी बात अशोक चक्रधर जी की, एक बार डिपार्टमेंट में ही, हमारे विभाग में ही बोलते हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये वही दौर है 90-95 वाला दौर। उन्होंने कहा कि हमें बाजार दोस्त बनने की जरूरत है। बाजार दोस्त, ध्यान दीजिए, यानी अब हिंदी कैसे बन रही है, कैसे बिगड़ रही है, इसको समझने के लिए आप मीडिया, बाजार और उपभोक्ता, इनके संबंधों को देखिए। मीडिया बाजार पर आधार टिकी हुई है क्योंकि बाजार में उसे बिकना है, बाजार से उसे पैसा मिलना है, विज्ञापन मिलना है। अखबार या टेलीविजन हमें यूं ही नहीं मिल जाते। ये जो इतने विज्ञापन इन लोगों को मिलते हैं ना, उन विज्ञापनों की वजह से हमें 5 रुपए में, 7 रुपए में अखबार मिल जाता है। नहीं तो 24 पेज, 30 पेज का अखबार 5 रुपए में कहीं मिल सकता है, उसकी एक्चुअल कीमत कम से कम 50 रुपए होगी, लेकिन विज्ञापनों की वजह से और वो हमें इतना सस्ता मिलता है। हम टीवी देखते हैं तो बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, हम परेशान होते हैं, ओ इतना बढ़िया कार्यक्रम आ रहा था और विज्ञापन पता नहीं कब तक आए। लेकिन हम गौर नहीं करते कि इन्हीं विज्ञापनों की वजह से हमें यह मनोरंजन या सूचना देखने सुनने को मिल रही है। तो वो खेल है, उसमें टीआरपी का फिर अलग खेल है और के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी एक चैनल को लेकर के किस तरह से बवाल मचा था, जिसने आज तक की जगह अपने को नंबर 1 घोषित कर दिया था। तो बाजार दोस्त, मीडिया बाजार पर आश्रित है और बाजार उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। तो बाजार अपनी जो हिंदी, अपनी सुविधा के लिए जो हिंदी पसंद करेगा, उस हिंदी को आप भी अपनाइए, अपने जीवन में उस हिंदी को ढाल लीजिए, तब तो जाकर के आप सफल हैं, अन्यथा नहीं। बहुत पहले मुझे याद आ रहा है कि शिवपूजन सहाय ने एक लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि आजकल के जो पत्रकार है ना, वो सुविधा भोगी है, अवसरवादी है। वो सत्तू बांध करके चल पड़ते हैं पत्रकारिता करने और किसी एक संपादक के पास जाते हैं और कहता है कि संपादक कहता है इस विषय पर लिखो और लिख कर ले जाते हैं, तो कहते हैं कि अरे आपकी हिंदी तो बड़ी संस्कृत निष्ठ है, थोड़ा हल्का कीजिए। तो फिर आगे जाता है तो अंग्रेजी के शब्दों को मिला देता है, तो कहता है कि नहीं, अंग्रेजी के शब्दों की भरमार हो गई, इसको थोड़ा सा और आसान कीजिए। तो अरबी फारसी के शब्दों को मिलाता है, यानी जिस तरह की मांग है। मुझे याद आ रहा भवानी प्रसाद मिश्र का वो गीत, जी हाँ हुजूर मैं गीत लिखता हूं, मैं गीत बेचता हूं।
मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेरे पास गीत लिखे हुए हैं, अगर इनमें से नहीं पसंद है तो मैं नया लिख दूं आपको, जिसमें आपको संतुष्टि मिले, मैं उस तरह का गीत। साहित्यकार भी आजकल तरह तरह के हैं कि वो गीत बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, और जो एक्चुअल साहित्य है वो कहीं साइड में है। और जो तो हिंदी के बारे में अभी मैं एक बात जो मेरे दिमाग में आई वो बता दूं कि जिस तरह से कविता, ये जो बहुत ही हंसोड़ टाइप के कवि, वाह क्या बात है, जैसे कार्यक्रमों में कविता सुनाई जाती है, सामान्य लोग कविता की जिनमें समझ नहीं है, ऐसे लोग उसी कविता को कविता समझने लगे हैं। उसी तरह से जिन लोगों की ठीक से शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, या भाषा को जिन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया है, उनके लिए मीडिया द्वारा प्रस्तुत प्रचारित हिंदी ही असली हिंदी है। कल को यह हिंदी जो हिंदी की प्रकृति के अनुसार सही हिंदी है, उस हिंदी को अपदस्थ करके जगह बना लेगी। और अभी एक न्यूज लॉन्ड्री पर एक बहस थी जिसमें मैं भी था, 2-3 और लोग थे, नए लेखक थे। उसमें 2 लोग नई हिंदी, मैं इन्वर्टेड कॉमा में बता रहा हूं, नई हिंदी के प्रस्तोता है। नई हिंदी यानी वही हिंदी जो मीडिया की हिंदी है, यानी हिंदी में किसी भी भाषा के शब्दों के प्रयोग की मनाही नहीं है। वह चटपटी भाषा, मसालेदार भाषा, जो हम सामान्यतया कहीं किसी हल्के फुल्के माहौल में बोलते हैं, उस भाषा को वो नई हिंदी कहते हैं और कहते हैं कि साहित्य की भाषा यही होनी चाहिए। मैं इससे असहमत हूं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मैंने उनको समझाया कि देखिए, साहित्य में कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं तो 2 तरह की भाषा का उसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 1, एक नरेशन की भाषा होती है, और ये नरेशन की भाषा लेखक की भाषा होती है। और दूसरा डायलॉग की भाषा होती है, संवाद की भाषा उस उपन्यास या कहानी में आए हुए कैरेक्टर्स की, पात्रों की, चरित्रों की भाषा होती है। और यह भाषा, जो चरित्र जिस जगह से जुड़े हुए हैं, जिस लोकेल से जुड़े हुए हैं, अपने स्थानीय रंग में वो जब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उससे विश्वसनीयता आती है। लेखन में, रचना में विश्वसनीयता आती है। मैं कहा कि इससे कोई परहेज नहीं है। राही मासूम रजा से लेकर के अब्दुल बिस्मिल्लाह, काशीनाथ सिंह, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश और दूसरे अन्य जितने बड़े लोग हैं, सबने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। उससे परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन मीडिया में 2 तरह की मीडिया है, एक जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मुख्यधारा की मीडिया, और दूसरा जो क्षेत्रीय मीडिया है। क्षेत्रीय मीडिया में उस क्षेत्र की शब्दावली आए वो अच्छी बात है, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया में, चाहे वो अखबार हो, चाहे टेलीविजन हो या कुछ भी हो, उनमें कम से कम जो मानक हिंदी है, सहज हिंदी है, बोधगम्य हिंदी है, उस हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेरे पास कुछ पुराने अखबार हैं, नवभारत टाइम्स के। नवभारत टाइम्स अपने अपना संक्षिप्त नाम लिखता है, मेन जो उसका शीर्षक है नवभारत टाइम्स, उसके ऊपर लिखता है एनबीटी, संक्षेप में रोमन में एनबीटी। ये 28 जून 2014 का अखबार है। इसमें लिखा है, आखिर झुकी डीजू। मैं हेडिंग कुछ पढ़ रहा हूं, सुनिए।
12 महीने का रोमन लिपि में लिखा है FYUP, 12 दिन में डेड। फिर आगे लिखा है नए सिरे से नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन। फिर एक है कि शीर्षक है सट्टा बाजार में भी ब्राजील फेवरिट, बजाज की गर्लफ्रेंड का पति अरेस्ट, अपार्टमेंट्स में साझा छत। कुछ और शीर्षक है कि हर कंफ्यूजन का मिलेगा सॉल्यूशन, बहू की मौत मामले में नहीं मिली बेल। इस तरह की भाषा जो है ये हेडिंग में और अंदर भी नवभारत टाइम्स की है। और इसी तरह की भाषा में आजकल विज्ञापन भी बहुत आते हैं। विज्ञापनों की हिंदी को देखें तो समझ में आता है कि किस तरह से वहां पर खिचड़ी बनाई गई है। मेरे पास एक विज्ञापन एक दो विज्ञापन की हिंदी है जो अखबार में छपते हैं। विज्ञापन चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका एक अनिवार्य अंग है। तो मैं उसकी हिंदी की ओर इशारा कर रहा हूं। ये अभी इधर के अखबारों का 3-4 महीने पहले के हिंदुस्तान अखबार का आई है कि उसमें लिखा कि मिगसन बिल्डर कंपनी की अथर्व सोसाइटी का ऑफर है 10% दो घर लो एंड पे नथिंग टिल पोजेशन। ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। मिगसन बिल्डर कंपनी की अथर्व सोसाइटी का ऑफर है 10% दो घर लो। ये तो देवनागरी में है, लेकिन आगे एंड पे नथिंग टिल पोजीशन, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। और फिर उसी में लिखा हुआ है कि इसके अंतिम पृष्ठ पर सुपरटेक का एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन है हिंदी में, लेकिन उसकी हिंदी देखिए 2, 3 और 4 BHK रोमन में है, BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। 2, 3 और 4 BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। उसी अखबार में ये 11 मार्च 21 के संस्करण में हीरो का एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन है हिंदी में। इसका स्लोगन है अब हर इंडियन आगे बढ़ेगा, 10 करोड़ हीरोज से जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसमें और भी अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन भारत और भारतीय को अपदस्थ करके इंडियन शब्द को प्रमोट किया गया है। यह वह भाषा है जो मीडिया की भाषा है, अखबार की भाषा है, विज्ञापन की भाषा है। इस भाषा को हमारी जिंदगी में इस तरह से प्रविष्ट कराया गया है कि हम धीरे धीरे उसी तरह की भाषा बोलने लगे हैं। हम गौर ही नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और हम सभी एक ही पेशे से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में इसी तरह की भाषा लिखते हैं। हमारे विद्यार्थी पूछते हैं, जब मैं मीडिया की हिंदी की क्लास लेता हूं तो हमारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप जो भाषा पढ़ा रहे हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मीडिया में नहीं होता। वो फला इस तरह से बोलते हैं, फला इस तरह से बोलते हैं। मैं कहा कि हम तो वह हिंदी बताएंगे जो वास्तविक हिंदी है। कल को आप जाकर के किस तरह की हिंदी का व्यवहार करेंगे, अपने चैनल के हिसाब से, अपने अखबार के हिसाब से किस तरह की हिंदी का
प्रयोग करेंगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अध्यापक हर जगह सलाह देने के लिए या टोकने के लिए मौजूद नहीं रहता है। उसने जो संस्कार दिया है, वो संस्कार अगर आपने ग्रहण कर लिया है तो निस्संदेह आप सजग नागरिक की तरह भाषा का व्यवहार करेंगे, सूचना उसी तरह से देंगे, आप समाज में अमन चैन फैलाएंगे, कहीं कोई विवाद का कारण नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, हिंदी आज उस मकाम पर है। निस्संदेह दो तरह की हिंदी इस समय चल रही है। हर जमाने में इस तरह की हिंदी होती है। एक परिनिष्ठित हिंदी, जिसे हम मानकीकृत हिंदी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरी वह लोगों की जो भाषा है, आम जनता की जो भाषा है वो। लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत, जिस अभियान के तहत 1990 के बाद प्राचार्य मैडम शुरू में ही बोल रही थी कि जिस तरह से उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण ये भाषा इस तरह से विकसित हुई, ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है ना को लादने की कोशिश है। हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को हीनता बोध से देखते हैं। हीन ग्रंथि भावना हमारे में होती है, हीन भावना होती है, और हम सोचते हैं कि हमारे सामने एक खुला आसमान है, पूरी दुनिया है, तो हिंदी में कुछ नहीं रखा है। अंग्रेजी का थोड़ा सा चलता हुआ ज्ञान होगा, उस भाषा का इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से करेंगे, और हिंदी में जबकि वे बहुत ही आराम से अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, वहां वे हिंदी को का प्रयोग करना तौहीन समझते हैं। एक बार की बात बताता हूं, मैं जामिया में एक जेंडर सेंसिटाइजेशन पर एक मीटिंग थी। उसमें जामिया के दूसरे डिपार्टमेंट के भिन्न भिन्न विभागों के लोग थे, मैं हिंदी से अकेला था। देखा एक तरह से सभी अंग्रेजी में अपनी बात कहते जा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगा। मैंने जैसे ही हिंदी में पहला वाक्य बोला, लोग चौंक गए। मैंने कहा क्या हुआ, आप लोग हिंदी नहीं समझते? तो एक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। ये मानसिकता है। हिंदी सब समझते हैं, बोलते नहीं है। क्या अंग्रेजी बोलने वाले हमारे आपके इलाके के लोग हिंदी नहीं समझते हैं? जानते हैं, वो सिर्फ नाटक करते हैं। हम भारतेंदु को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1885 के आसपास बनारस में काशी संवर्धनी सभा में वह मशहूर व्याख्यान दिया था, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान। इसका शीर्षक भी उसी शीर्षक से वो पूरा व्याख्यान दोहों में लिखा हुआ है, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान। और उसी में वह मशहूर दोहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को शूल। उसी में उन्होंने कहा कि अपनी भाषा का विकास पहले कीजिए, उसकी उन्नति सबसे पहले कीजिए। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो दूसरी भाषाएं भी सीखिए। दूसरी भाषाओं को सीखना जरूरी है, क्योंकि दूसरी भाषाओं को सीख करके उसमें जो निहित ज्ञान है उसे अपनी भाषा में आप ले आएंगे तो हमारे अपने लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। मेरी भी यही धारणा है। हिंदी का स्वाभाविक रूप बरकरार रखते हुए आप दुनिया भर की भाषाएं सीखिए, बोलिए, व्यवहार कीजिए, किसने रोका है? बल्कि उससे तो हमें ही फायदा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ हिंदी को छोड़ दे, अंग्रेजी बोले, फारसी बोले, फ्रेंच बोले, जर्मन बोले, इटैलिक बोले, कुछ भी बोले, लेकिन हिंदी को बिगाड़े नहीं। ये जो 84 कंपनियां है ना, स्टार हो या जी हो, जिन्होंने शुरू में अंग्रेजी में समाचार देना शुरू किया था, लेकिन उनको जल्दी पता चल गया, आटे दाल का भाव मालूम हो गया कि नहीं, अंग्रेजी व्यूअर्स यहाँ पर कम है, अगर हमें व्यवसाय करना है तो हिंदी में करना होगा। तो मैंने अपनी इस किताब में जो अभी दिखाई थी शब्द बोध,
इसमें मैंने इसकी भूमिका का शीर्षक ही दिया है का बहुते जो हिंदी भाषो। दोस्तों, एक सूफी कवि थे, उनका नाम था नूर मोहम्मद। उन्होंने इंद्रावती नाम का एक प्रेमाख्यान लिखा हिंदी में। तो उस पर कुछ लोगों ने, कट्टरपंथियों ने उन पर कटाक्ष किया। अरे हिंदी में लिख रहे हैं, लगता है कि हिंदू हो जाएंगे जल्दी ही। तो उन्होंने अपना जो अगला काव्य लिखा अनुराग बांसुरी, उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हिंदू मग पर पावन राख्यो का जो बहुते हिंदी भाषो। हिंदी बोल दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हिंदू धर्म पथ पर चल पड़ा हूं। उनकी तो मजबूरी नहीं थी, स्पष्टीकरण दिया। लेकिन आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मजबूरी है कि वे हिंदी में हिंदी अपनाने को विवश हुए, लेकिन उन्होंने उनके प्रयासों से हिंदी का रूप बदला। प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत जी ने जो कहा कि यह जो हिंदी इस रूप में प्रचलित है, हो गई है, इसका क्या दुष्परिणाम होगा। मैंने इशारा कर दिया था पहले ही कि इसी हिंदी को हमारे बच्चे, भावी पीढ़ियां असली हिंदी मानेंगे और न वो ग्रामर पर ध्यान देंगे न किसी अन्य चीज पर ध्यान देंगे। भाषा के जरिए हम संस्कृति का संरक्षण करते हैं। भाषा केवल भाव और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं होती है। संस्कृतियां भाषा के जरिए जाती है। हर धर्म की अपनी एक भाषा हो सकती है, लेकिन संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती है। लेकिन हर संस्कृति एक भाषा को लेकर चलती है, उसी भाषा में उसका प्रसार प्रचार होता है और आगे बढ़ती रहती है। हिंदी एक भाषा ही नहीं, ये लगभग 60 करोड़ भारतीयों की संस्कृति का संरक्षण का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और यह भाषा दुनिया के तमाम देशों में, फिजी, मॉरिशस, गुयाना वगैरह को छोड़ दें, वो तो लोग तो यही के गए हुए हैं, और यहाँ के गए हुए दूसरे देशों में भी लोग उस हिंदी को जिस तरह से याद कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपनी सभ्यता से जुड़ रहे हैं। तो अगर जब इंग्लिश में आएंगे तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के, दो नावों पर चढ़ने वाली की जो स्थिति होती है, आप न अंग्रेजी को ठीक से जान पाएंगे न हिंदी से जान पाएंगे। मीडिया की सबसे बड़ी, अखबार के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, उसमें ज्यादातर लोग कॉन्वेंट से पढ़े हुए प्रविष्ट हो गए हैं, उनको हिंदी नहीं आती है ठीक से, और वो अंग्रेजी के ढंग से सोच करके हिंदी लिखते हैं, जहां पर उन्हें भाषा की कमी महसूस देती है। उनकी वोकैब्युलरी, उनका जो शब्द भंडार है, इतना कम होता है कि जब वो किसी बात को कहना चाहते हैं, हिंदी के शब्द नहीं आते हैं, तो फिर अंग्रेजी के शब्दों की मिलावट करने लगते हैं। इसका दुष्परिणाम में होगा सहज हिंदी। हिंदी की जो प्रकृति है, उस प्रकृति वाली हिंदी धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी, और ये मीडिया द्वारा प्रवर्तित हिंदी ही असली हिंदी होकर के रह जाएगी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये हर जमाने में चलती रहती है, कभी धीमी होती, कभी तेज होती है। इसे भाषा वैज्ञानिक भाषा भ्रंश कहते हैं। भाषा भ्रंश यानी भाषा का टूटना। और हम जानते हैं कि परिवर्तन तो किसी भी रूप में होगा। किसी चीज को तोड़ दीजिए, चाहे उसमें जोड़ दीजिए, सार्थक जोड़िए चाहे निरर्थक जोड़िए, परिवर्तन तो होता है। तो यह परिवर्तन बहुत सार्थक नहीं है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, मेरी जहां तक धारणा है, मैं सबसे अपील करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम हिंदी के स्वरूप को, उसके बुनियादी स्वरूप को बचाए रखने की कोशिश करें। मीडिया की हिंदी उनकी मजबूरी हो
चाहे उनका अभियान हो, उनके उस हिंदी के भुलावे में न आए, छलावे में न आए। वह हिंदी ठीक है, सूचना के लेन देन की हिंदी बन गई है तो बनी रहने दीजिए। हम अपने समाज में, अपने घर में, अपने लिखत पढ़त में उस हिंदी को अपनाएं जो स्वाभाविक है, जिसमें अनावश्यक रूप से, फिर कह रहा हूं कि गुल्लक वाली बात, अनावश्यक रूप से विदेशी शब्दों को, दूसरी भाषाओं के शब्दों को नहीं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी का स्वाभाविक विकास हो, यही मेरी कामना है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाकई में आपने बहुत सटीक बातें और बहुत अच्छी बातें बताई, और उसके साथ साथ ही 2-4 बातें मैं और सर के बारे में बताना चाहती हूँ। सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक क्षेत्र में है, और सईद अंसारी जी सर हमने 59th सेलिब्रेशन की दूरदर्शन की तब बुलाया भी था, और आपके बारे में उन्होंने जिक्र भी कहा था, और कहा था कि आज जो मेरी भाषा जो इतनी अच्छी है वो कहीं ना कहीं चंद्रदेव यादव सर को श्रेय जाता है। तो आपके स्टूडेंट्स टेलीविजन जगत में भी है, प्रिंट मीडिया में भी है, रेडियो में भी है, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी है, और मुझे कहते हुए हर्ष भी हो रहा है, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी आपके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और अभी एडमिशन के लिए वो जामिया में एंट्रेंस भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए ममता मैम को आमंत्रित करूंगी। और सर हमारे साथ इस प्रोग्राम में बहुत सारे राज्यों से जुड़े, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लोग जुड़े, इवन रिपोर्टर्स भी जुड़े। अब मैं ममता मैम को माइक ओवर करती हूँ। ममता मैम, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। ममता मैम प्लीज। I am audible? यस मैम, यस। इस राष्ट्रीय वेबिनार में मैं ममता आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि पता है सबको कि हिंदी दिवस डीएवी शताब्दी महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर जो हिंदी सप्ताह चल रहा है, इस श्रृंखला में आज हमने हिंदी विभाग और पत्रकारिता विभाग के साथ जुड़कर ये राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका विषय है हिंदी अखबारों में भाषा का गिरता स्तर। इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए डीएवी परिवार आप सभी का दिल के अनंतम गहराइयों से धन्यवाद करता है और आभार प्रकट करता है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रदेव यादव जी संप्रति जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी साहित्य और मीडिया लेखन के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। सर, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी लेखनी ने न केवल पाठकों को मार्ग दिखाती है, बल्कि समाज को भी एक नई दृष्टि प्रदान करती है। इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि आज हिंदी अखबारों में भाषा का स्तर निम्न होता जा रहा है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। आज हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। हिंदी विकृत हो रही है। इसे संभालना, सहेजना हम सबका दायित्व है। आज आपके वक्तव्य जो है सर बहुत ही समीचीन और प्रासंगिक रहा है। आपके वक्तव्य से न केवल छात्र वरन शिक्षक भी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं, और हम आपको बुलाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर। थैंक यू। मैं बड़े हर्ष के साथ यह भी सूचित करती हूँ कि इस राष्ट्रीय वेबिनार में यह राष्ट्रीय वेबिनार सचमुच में राष्ट्रीय रंग लिए हुए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत से प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़, ग्वालियर, वर्धा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा के बहुत सारे कॉलेजों से, बिहार आदि अनेक राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक जुड़कर हमें गौरवान्वित किए हैं, और आप सभी की भागीदारी से हमारा ये प्रयास सफल हुआ है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद मैं करती हूँ।
मैं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत मैडम का भी धन्यवाद करती हूँ। मैडम, आप हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहने के लिए न केवल प्रोत्साहित करती हैं, वरन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहती हैं। मैं जनसंचार विभाग की विभागाध्यक्ष मैडम रचना कसाना का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आपके प्रयास से आज इस प्रासंगिक विषय पर यह सफल वेबिनार हो सका है और हम डॉक्टर साहब से आज रूबरू हुए हैं और बहुत सारे जो हिंदी के जो विकृतियां हिंदी में आ रही है या हिंदी का कहें या भाषा को लेके जो अखबारों में जो भाषा का गिरता स्तर है, उस पे भी आपने बड़े अच्छे से प्रकाश डाला है और उस चीज को हमने समझा है और इन त्रुटियों को दूर करना होगा। मैं उन सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो इस कार्यक्रम में जुड़कर न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज की है, वरन वेबिनार से ज्ञान भी अर्जित किए हैं। मैं आईटी सेल के सभी सदस्यों का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम निर्बाधित संचालित हुआ है। मैं हिंदी विभाग की मैडम श्वेता वर्मा का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हुआ है। और मैं अपने मीडिया जगत के रिपोर्टर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी खबर को प्रसारित व प्रकाशित करते रहते हैं। और एक बार अंत में आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद और विशेष रूप से डॉक्टर चंद्रदेव सर का मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़ के। कभी समय मिलेगा तो मैं आपसे बात भी करना चाहूंगी, क्योंकि आपने भोजपुरी पे बहुत कुछ लिखा है, आपने गीत भी, आपका मैंने बायोडाटा देखा, मैं तो अचंभित हो गई देखकर। और मेरा मन हुआ आज रचना मैम से मैंने बात भी किया कि सर का नंबर मुझे चाहिए, और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो मुझे अपनी भाषा से लगाव है और होना भी चाहिए, सबकी अपनी मातृभाषा है। तो सर कभी मैं आपसे जरूर बहुत अच्छा, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, तो की जानकारी भी हुई। सर ये भी मुझे आज ही पता चला कि हिंदी में भी शब्दों के दो रूप प्रयोग हो रहे हैं, एक नरेशन की भाषा और एक डायलॉग की भाषा, तो ये है ही। और निश्चित रूप से जो भारतेंदु मंडल के लोग थे, वे साहित्यकार भी थे और जो है मीडिया में भी थे, अखबार भी निकालते थे। तो उन्होंने जो हिंदी के लिए योगदान दिया वो तो सराहनीय है ही, क्योंकि उनका मेन हिंदी को आगे बढ़ाना था। आज के जो पत्रकार हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे साहित्यकार हैं, लेकिन एक अखबार निकालने वाले पत्रकार के लिए साहित्य की जड़ में जाना बहुत जरूरी है, साहित्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अखबारी भाषा पे हम विश्वास करते हैं कि अखबार की भाषा गलत नहीं हो सकती है। जब यही भाषा मर्यादित नहीं रहेगी, सही नहीं रहेगा, तो फिर हमारा विश्वास टूटता नजर आएगा। तो इसलिए आजकल जो है अखबारों के स्तर जो निम्न हो रहा है, उस पे सर ने बहुत अच्छे से हमें बताया है। एक बार फिर से मैं सर आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ममता जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सविता भगत मैम को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अनुमति की इतना सुंदर वेबिनार आयोजन करने की। और श्वेता वर्मा मैम, ममता मैम, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, अपने कलीग्स का, दूसरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ से भी हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं, तो बहुत सारे राज्य इस समागम, इस सुंदर से संगम बना इस वेबिनार का, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बहुत टाइम बाद ऑनलाइन वेबिनार में इतनी संख्या देख रही हूँ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि अभी तक भी हमारे साथ 62 लोग जुड़े हुए हैं, और सारा श्रेय आपको जाता है सर, आपने इतना अच्छा वक्तव्य हमारे सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि मेरे वक्तव्य को लोगों ने पसंद किया, शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि हमने देखा है लोगों को 30 से भी आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इस बार, लेकिन अच्छा है कि हम लोग 96-97 तक पहुंचे इस वेबिनार को लेकर, और सबने पूरा इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखा
बहुत सारी चीजें ऐसी है वो अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि मेरे खुद के पत्रकारिता के स्टूडेंट्स इस वेबिनार से जुड़े थे। और इसी के साथ सर अब हम इस वेबिनार का समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और फ्यूचर में हम आपको कॉलेज में जरूर बुलाएंगे सर। थैंक यू सर। जरूर जरूर, थैंक यू। जी।